हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप सभी लोगों का एक बार अपने यूट्यूब चैनल DN एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं। और आज बता देना चाहता हूं कि आज हम लोगों का जो टेस्ट हुआ 3 जगह पर हुआ। पहला हुआ राधे कुमार सर के नेतृत्व में लाइन बाज़ार बड़का गांव के पास, दूसरा हुआ औराई लकड़ी दरगाह के बगल में, और तीसरा अपने कोचिंग पर एकरा कॉम्पिटिटिव क्लासेस यमुनागढ़ बढ़िया सिवान। तो आसपास के जो बच्चे हैं, बढ़िया के आसपास के जो बच्चे हैं वह हमसे जुड़े हैं। ऑफलाइन का बैच शीघ्र ही स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको बता देते हैं अभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आएँ और ऑफलाइन हमसे जुड़ें और अपने जो तैयारी करते हैं उस परीक्षा को क्रैक करें और नौकरी पाएँ और जल्दी से जल्दी सफल हों। आओ आज देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन था सेट का, वह क्या था। यह है कि सही सुमेलित को बनाना है। मैंने सुमेलित 1 दिया है, सुमेलित 2 दिया है। इसमें चयन करना है कौन किससे संबंधित है। जैसे दिया है कि विशेष विवाह अधिनियम, क्या दिया है? विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम दिया है तो ये हुआ कब था? तो ये हुआ कब था? तो एक बात जानो, विशेष विवाह अधिनियम ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। उसके बाद से दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम कब हुआ था? ये हुआ था 1961 में। उसके बाद है समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये हुआ था आपका 1976 में। और उसके बाद है नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये कब हुआ था? तो जो इसमें बच गया ऑप्शन वही होगा। तो इसलिए 2 4 1 3 क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। तो पौधों में सबसे पहले एक बात जान लो, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब इसमें है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तब पर्णहरित में कवक नहीं पाया जाता है। पर्णहरित जो होता है ना, जिससे हरा रंग होता है पौधों का, उसमें कवक नहीं पाया जाता है। एक और प्रश्न आता है कि कवक कैसा होता है? कवक कैसा होता है? तो यह होता है विविध पोषी। और इसका साथी शैवाल क्या होता है? शैवाल इसका साथी क्या होता है? वह होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? वह कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब देखो, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 2014 के आसपास। इन्हें और पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल विजेता बनाया गया। तो ये हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन। क्या हो जाएगा? बचपन बचाओ आंदोलन। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, ये योजना है। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने इसे शुरू किया था। नेक्स्ट आओ, ग्लोब पर विषुवत की स्थिति कब पाई जाती है? ग्लोब पर विषुवत की स्थिति कब पाई जाती है? सबसे पहले देखेंगे कि विषुवत होता क्या है। देखो, मान लो ये जैसे ग्लोब है, ये ग्लोब हो गया, ये ग्लोब हो गया। ग्लोब पर ये बीच वाला लाइन जो हुआ, ये हो गया 0 डिग्री। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री साउथ, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अब ये आपसे पूछ रहा है कि विषुवत की स्थिति कब पाई जाती है। विषुवत का अंग्रेजी होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स की स्थिति कब पाई जाती है? तब देखो, इस पर 2 बार सूर्य उत्तरायण और 2 बार सूर्य दक्षिणायन होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आज जो तारीख है, आज मान लीजिए क्या है? 25 मई है। 25 मई में
उत्तरी गोलार्ध की तरफ गर्मी का फीलिंग ज़्यादा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि सूर्य जो है ना विषुवत रेखा से धीरे 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 कहाँ आ रहा है? कर्क रेखा की तरफ अग्रसर है। यहाँ कहाँ पहुँचेगा वो? 21 जून को कम्प्लीटली पहुँचेगा। अब बताया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है, सबसे बड़ा दिन ये कब होता है? 21 जून को होता है। तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध को 21 जून को होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में तो ये तो सबसे छोटा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अब देखो यहाँ से 21 जून के बाद जब यहाँ से प्रकाश आएगा तो यहाँ पहुँचेगा आपको जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, यहाँ पहुँचेगा 23 सितंबर को। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, यहाँ पहुँचेगा 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर से जैसे सूर्य का प्रकाश सीधे जाएगा ये पहुँचेगा 21 मार्च को विषुवत रेखा पर। 2 बार विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश पहुँचा, एक बार 23 सितंबर को, एक बार 21 मार्च को। यही घटना जो होती है, यही घटना कहलाती है विषुव की घटना। देखो इसमें कहाँ है, 21 मार्च 23 सितंबर एक ही ऑप्शन में है। 21 मार्च 23 सितंबर एक ही ऑप्शन में है। एक प्रश्न आता है, क्या सर ये सालों भर ऐसे ही चलते रहता है? जी, 365 दिन 24 घंटा यह स्थिति ऐसे ही रहती है। इसी के द्वारा दिन रात परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन देखा जाता है। नेक्स्ट आओ, ऐसे इसको हम क्लियर करके बताएंगे जब ज्योग्राफी का पेड कोर्स देंगे ना, या ज्योग्राफी का जो यूट्यूब पर फ्री क्लास चलेगा उसमें हम क्लियर करके बताएंगे। आओ देखो, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया? सबसे पहले एक बात जानो कि होम रूल आंदोलन भारत में हुआ कब था? तो भारत में हुआ था 1916 में। इसके 2 व्यक्ति प्रणेता थे। एक थे आपको एनी बेसेंट जो अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का सूत्रपात किया, और दूसरा था बीजी तिलक। कौन थे? बीजी तिलक। ये सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का सूत्रपात किए। ये शब्द है आपका आयरलैंड का। होम मतलब होता है घर, घर, और रूल मतलब होता है शासन, मैंने घर का शासन। तो होम रूल लीग आंदोलन कहाँ से सदृश आंदोलन से ग्रहण किया गया? तो यह आयरलैंड से होगा। कहाँ से होगा? आयरलैंड से होगा। और बहुत सारी गतिविधियां लिया गया है आयरलैंड से। क्या लिया गया है? DPSP लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इस देश के संविधान से अपने संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। अब देखो, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ये प्रीवियस क्वेश्चन है। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो यह 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। कब से? 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट आओ, यह है कि टैगा के गुणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा क्या है? मुख्य मृदा बोले तो मुख्य मिट्टी क्या है? टैगा के वन, जहाँ कंटीले वन होते हैं, नुकीले वन होते हैं, उसको टैगा के वन कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौडजल मिट्टी। नेक्स्ट आओ, यह है कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? द्रविड़ स्थापत्य शैली का मतलब हुआ साउथ इंडिया के एक कल्चरल शैली है, एक आर्किटेक्चर शैली है, उसी को कहा जाता है द्रविड़ स्थापत्य शैली। यह है हम्पी। हम्पी कहाँ है भाई? हम्पी है कर्नाटक में। यहाँ हम्पी किस नदी किनारे है? यह है तुंगभद्रा नदी किनारे। दूसरी चीज़ है, यहीं से विजयनगर का अवशेष प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? यहीं से विजयनगर का अवशेष प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? अवशेष प्राप्त हुआ था। क्लियर? अब विजयनगर के बारे में, यह एक राजवंश था जिसकी स्थापना 1336 से 37 में हुई, और इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया। अब देखो, कोणार्क मंदिर जानिए रहे हैं। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है।
एलोरा, अजंता, महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। अब जो खजुराहो ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। चंदेल राजाओं ने बनाया था, चंदेल शासकों ने बनाया था, है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बाबू, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्रता पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता। पहले भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? 1954 में। 1954 में कितने व्यक्ति को दिया गया? ट्रिपल आर, 3 आर वाले व्यक्ति को दिया गया। एक कौन हो जाएंगे आर से? रमन साहब, सीवी रमन। एक आर से कौन हो जाएंगे? राधाकृष्णन। एक आर से कौन हो जाएंगे? राजगोपालाचारी। क्या? राजगोपालाचारी। इन तीनों आर को 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया। क्लियर? इसमें देख लो कौन है। श्री राजगोपालाचारी एक हैं, और इन्हीं की एक पार्टी थी स्वतंत्रता पार्टी, 1959 में स्थापना किया गया था, और उसके ये संस्थापक भी थे। नेक्स्ट आओ। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सेतु भारतम, ये तो 2016 हो जाएगा, सेतु भारतम। नेक्स्ट आओ। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्यों? ये अपने से बता दो कि गर्मी में सफ़ेद कपड़ा इसलिए पहना जाता है कि प्रकाश क्या होता है? प्रकाश को सफ़ेद कपड़ा तुरंत परावर्तित कर देता है, और ठंडे में ब्लैक कलर के कपड़ा, काला कपड़ा इसलिए पहनना आरामदायक होता है कि वह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और गर्मी ज़्यादा फीलिंग कराता है, ठंडा अनुभव नहीं करने देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, वेव उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित कर देता है। सही बात है, तुरंत परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट आओ। अब आओ, फाइंड द सुइटेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड अफेक्शन। इसमें जो देखना है आपको, मैंने अफेक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा? अफेक्शनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफेक्शनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आओ। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित या दान दिया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। कॉर्निया को दान दिया जाता है। नेक्स्ट आओ। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? अब देखो, इसमें है एस.एन. बनर्जी, एम.जी. नराडे और बी.डी. सावरकर। इसका आंसर हो जाएगा सी.आर. दास। कौन हो जाएगा? चित्तरंजन दास। कौन हो जाएगा? चित्तरंजन दास। और नेक्स्ट देखते हैं, पुरुषार्थ कितने हैं? ये तो वेद का क्वेश्चन आ गया, वैदिक क्वेश्चन आ गया। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ 4 है। 4 कौन कौन है भाई? धर्म, अर्थ, काम या कर्म और मोक्ष। अंत में मोक्ष की प्राप्ति। धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है। 4 इसकी संख्या है। अब हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ का मुख्यमंत्री? पहले बताओ, ये किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? यूपी के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ का अन्य नाम क्या है? अजय कुमार बिष्ट है। ये 1-2 एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा है। अजय कुमार बिष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहाँ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी? ये हो जाएगा नोएडा। नोएडा वो यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। नेक्स्ट आप, मकान की ऊंचाई क्या होगी जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर वह 2 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है? तब जमीन का बोले तो पृथ्वी का पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो 9.8 जी का मान होता है। तो 9.8 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 और 9 दूना 18 1 19, 19.6 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19.6 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, हाल ही में एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? किसने? सिडबी ने। सिडबी का मुख्यालय पहले कहाँ है? ये बात बताओ, मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। कहाँ मुख्यालय है? लखनऊ। किस बैंक के साथ साझेदारी की है? फेडरल बैंक।
किसके साथ? फेडरल बैंक। नेक्स्ट आओ। जिसकी लाठी उसी की भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है, कोई जरूरी नहीं है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। माने शक्ति संपन्न का मतलब हुआ कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। टिट फॉर टैट। नेक्स्ट आओ। एक निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? क्या बात! उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। ये जो है ना, ये यायाति केसरी ने इसका निर्माण किया था। तो गुप्त काल का तो है नहीं। अब देखो, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ये गुप्त काल का है। ये गुप्त काल का है। अब है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव, ये चंदेल काल का है। चंदेल काल का है। महाबलीपुरम का सूर्य तटवर्ती मंदिर, ये पल्लव काल का है। पल्लव काल का है। इसमें जो गुप्त काल का है वही पूछ रहा था, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। अब देखो, केवल डीएनए की उपस्थिति से नहीं बनेगा, आरएनए की केवल अनुपस्थिति से नहीं बनेगा, इसमें दोनों होना चाहिए। डीएनए और आरएनए दोनों को उपस्थिति जब होगा तो वह क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण क्रिएट करेगा और बताएगा। क्या बताएगा? कि क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। नेक्स्ट आओ। अब देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला बहुलकी पदार्थ क्या है? तो वह क्या है? तो वह केवलर। क्या है? केवलर है। केवलर है। इसका नाम जो है ना, पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड है। तो देखो, कहीं कहीं पॉलीएमाइड भी देता है, कहीं कहीं केवलर भी देता है। जहाँ केवलर दे वहाँ पॉलीएमाइड नहीं देगा, जहाँ पॉलीएमाइड देगा तहाँ केवलर नहीं देगा। ये मत पूछना कि सर दोनों दे देगा तो क्या होगा। नहीं देगा दोनों, एक कोई और देगा, एक कोई देगा इसमें से, या तो पॉलीएमाइड नहीं तो केवलर। नेक्स्ट आइए। अब देखिए, एक इलेक्ट्रिक मीटर को जब 220 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है तो 4.4 किलोवाट खर्च होता है। हीटर में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होती है? हीटर में प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है आपका 20 एम्पियर होता है। 20 एम्पियर होता है। नेक्स्ट आओ। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? देखो कितना बढ़िया वंश है। ये कहाँ का वंश है? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कहाँ का वंश है ये। तो ये मिथिला का वंश है। मिथिला बिहार का है। मिथिला का राजवंश है कर्नाट वंश। इस वंश का संस्थापक कौन थे? इस वंश के संस्थापक थे नान्यदेव। कौन थे? नान्यदेव। और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो उनका नाम था हरि सिंह। ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, बीपीएससी के पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि जीएस का लेवल इसका न शानदार है न थोड़ा सा कमज़ोर है, बीच बीच का है, कहीं भी पूछ सकता है। इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करके रहो आप और रेगुलर मेरे साथ बने रहो। आओ। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। अब देखो, इसमें है जयप्रकाश नारायण, पंडित नेहरू, विनोबा भावे। ये लोग भी अपने अपने कृति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। इनमें से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? माने प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। अब देखो, इसमें H2CO3 जो है ना, विद्युत अपघट्य नहीं है। विद्युत KOH में विद्युत अपघटन है, HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में है, NaOH में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में है, लेकिन H2CO3 में यह नहीं है। यह नहीं है। आओ। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी है? मतलब देखने के जो स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी है? तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम के बीच ये होती है, और मिनिमम में 3900 और मैक्सिमम 7600 के बीच यह होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। नेक्स्ट आओ। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में
12वां राज्य कौन है? अब देखो, जनसंख्या में पहले 3 को जानो। जनसंख्या में 3, क्षेत्रफल में 3, क्षेत्रफल में 3। तो जनसंख्या में सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा, महाराष्ट्र के पास हो जाएगा तीसरा बिहार। कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, बिहार। तो तीसरा स्थान था क्या? बिहार का। क्षेत्रफल में पहला कौन हो जाएगा? राजस्थान, राजस्थान। दूसरा कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब देखो इसमें कि तीसरा, तो तीसरा तो आ गया बिहार, और क्षेत्रफल में 12वां भी है बिहार। पिछला वीडियो में हम पूछे भी थे कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान कौवा है और क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का क्रम कौवा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार आप जान रहे हैं, क्षेत्रफल में 12वां है और जनसंख्या में तीसरा है। नेक्स्ट आओ, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? महात्मा गांधी ने राजनीति में किसे अपना गुरु माना था? तो उनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या था? एम.जी. रनाडे। क्या नाम था? महाराष्ट्र के थे एम.जी. रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है और रायचंद्र भाई है। नेक्स्ट आओ, हाल ही में किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? ये बारबाडोस एक टापुई देश है, उसका सर्वोच्च सम्मान है, उसी से सम्मानित किया गया। वह थे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है? तो वह कौन सा होता है? रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर क्या दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है। तो वह घटना होती है प्रकीर्णन। कौन सी घटना होती है? प्रकीर्णन। कौन सी घटना होती है? प्रकीर्णन। आओ, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार से किसे नामित किया गया है? क्या जीतन राम मांझी को नामित किया गया है? क्या चिराग पासवान को नामित किया गया है? क्या सुशील कुमार मोदी को नामित किया गया है, जो कुछ दिन पहले ही डेथ कर गए? उसमें नामित जो किया गया है वो कामेश्वर चौपाल को किया गया है। किसको? कामेश्वर चौपाल को किया गया है। जीतन राम मांझी कौन मंत्री है? एमएसएमई मंत्री है। चिराग पासवान कौन मंत्री है? खाद्य उद्योग प्रसंस्करण मंत्री है। और दोनों आदमी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। नेक्स्ट आओ, अब आप, क्वार्टजाइट यह एक प्रकार का क्या है? क्वार्टजाइट, देखो नाम से ही पता चलता है, क्वार्टजाइट एक प्रकार की यह रूपांतरित चट्टान है। क्या है? एक प्रकार का यह रूपांतरित चट्टान है। अब देखो, आग्नेय चट्टान, ये पृथ्वी के तरल भाग जब भू परिपट्टी से बाहर निकलता है, बाहर आकर जम जाता है, उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। उसी का एक उदाहरण है बैसाल्ट चट्टान। अब तलछटी चट्टान जो टूट टूट के अलग अलग होकर बन जाता है, उसे तलछटी चट्टान कहते हैं। एक और होता है बैसाल्ट चट्टान, जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, परतदार होता है, उसे बैसाल्ट चट्टान कहते हैं। जब ज्योग्राफी का क्लास होगा उसमें पूरा चट्टान बढ़िया से हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे ज्योग्राफी क्लास में, ठीक है। आओ देखते हैं, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा का जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक के रूप में कहा जाता है। एक पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। नेक्स्ट आओ, अब देखो, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? देखो यहाँ, यह विटामिन ऑर्गोकैल्सिफेरॉल जो है ना, यह विटामिन डी को कहते हैं, लेकिन डी ऑप्शन में है नहीं।
इसमें D2 है और D3 है। एक होता है कैल्सीफेरॉल, एक होता है आर्गी कैल्सीफेरॉल। तो ये जो है ना आर्गो कैल्सीफेरॉल, इसी को कहते हैं D2 कहते हैं। इसकी कमी से होता है बीमारी। कौन सी बीमारी होता है भाई? बच्चों में रिकेटस होता है और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया। इस बीमारी में होता क्या है? रिकेटस इस बच्चा को हो जाएगा, समझ जाना कि उसका टांग धनुषाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनुष के आकार हो जाएगा, धनुषाकार हो जाएगा। ये बड़ों में जो ऑस्टोमलेशिया होता है यह हो जाएगा तो दांत एवं हड्डी कमजोर हो जाएगा। खासकर दांत नहीं, माने हड्डियां कमजोर हो जाएगी। हड्डियां कमजोर हो जाएगी। अब देखो ये विटामिन B12, विटामिन B10 एक्चुअली है नहीं, विटामिन B9, 10 फॉलिक अम्ल है। विटामिन B12 को कहा जाता है कोबाल्ट। इसकी कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि खून की कमी हो जाएगी। अब क्लियर होता होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये था व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट। इसका मतलब होता है विद्रोही का सिमिलर क्या हो जाएगा? दुश्मनी, ओपोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, अब देखो हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री आरारात मिर्जियान भारत की यात्रा पर आए हैं? आरारात मिर्जियान भारत की यात्रा पर आए हैं। यह देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया का राजधानी कहाँ है? एरेवान। कहाँ है? एरेवान। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो। क्लियर? और टोक्यो के बारे में बताया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है। लगभग 3.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या जापान का टोक्यो में ही रहता है। नेक्स्ट आओ, अब देखो निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है कहाँ? भ्रूण बैग से। निषेचन का पहले एक बात बताओ, निषेचन का प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? वह होता है फॉलोपियन ट्यूब से। फॉलोपियन ट्यूब में सबसे पहले जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। जाइगोट के बाद किसका निर्माण होता है? सेल का। सेल के बाद किसका निर्माण होता है? टिश्यू का। टिश्यू के बाद किसका निर्माण होता है? ऑर्गन का। ऑर्गन के बाद किसका निर्माण होता है? ऑर्गन बॉडी का। तब जाके क्लियर बॉडी निर्मित हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? भ्रूण बैग से। नेक्स्ट आओ, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? नेताजी जोड़ा गया कब? जर्मनी में। किसने दिया नेताजी की उपाधि इन्हें? एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर की एक महत्वपूर्ण किताब है मेरा संघर्ष, मीन कैंप इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट आओ, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। वह पहला शासक जो था वह बुका प्रथम था। यह बहमनी अब देखो यहाँ बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन बहमन शाह गंगू। कब स्थापना हुआ बहमनी साम्राज्य का?
1347 में। तो एक तरफ चल रहा था बहमनी साम्राज्य, दूसरे तरफ चल रहा था विजयनगर। दोनों में तो गतिरोध या विरोध होना लाजिम है, और दोनों का क्षेत्र लगभग सेम था। इसका क्षेत्र था बहमनी का गुलबर्गा के आसपास, इनका क्षेत्र था विजयनगर के आसपास, और दोनों एक दूसरे पर हस्तक्षेप करेगा। इसी हस्तक्षेप के एवज में भूखा प्रथम ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। नेक्स्ट अब देखो, निम्न में से कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है? ये इसको ऐसे कर, कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी नहीं है? नहीं है, दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें से कौन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है? अब देखो एक बात जान लो, केप टाउन राजधानी है, ब्लूमफॉन्टेन राजधानी नहीं है, सॉरी ब्लूमफॉन्टेन राजधानी है, डरबन और जोहान्सबर्ग राजधानी नहीं है। केप टाउन के बारे में बताया जाता है और ब्लूमफॉन्टेन के बारे में बताया जाता है। केप टाउन विधायी राजधानी है, नियम कानून बनाने वाला विधायी राजधानी है, विधायी राजधानी है। ब्लूमफॉन्टेन के बारे में बताया जाता है यह न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है, ठीक है। और एक और है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया जो है ना कार्यपालिका राजधानी है। क्या है? कार्यपालिका राजधानी है, कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया। लेकिन इसमें जोहान्सबर्ग और डरबन जो है ना, ये दोनों राजधानी दक्षिण अफ्रीका का नहीं है। देखो यहाँ दक्षिण अफ्रीका देश के 3 राजधानियाँ हैं, विधायी राजधानी केप टाउन, न्यायिक राजधानी ब्लूमफॉन्टेन, और प्रिटोरिया जो है कार्यपालिका राजधानी है। नेक्स्ट आओ, हाल ही में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया आपका हैदराबाद में। कहाँ किया गया? हैदराबाद। कहाँ का राजधानी है? हैदराबाद। तेलंगाना, तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। पटना जानिए रहे, जबलपुर जानिए रहे, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आओ, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो अकुशल श्रमिकों का प्रवास का, अकुशल मतलब जो कुशल न हो, तो उनके श्रमिकों का प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या है? निर्धनता है। क्या है? निर्धनता है। निर्धनता के कारण ही अकुशल श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नेक्स्ट आओ, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? महापुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट आओ, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितना? देखो इसमें प्रश्न के द्वारा क्या बताया गया, नाभिक की दूरी लगभग सब लोग समझ लेगा कि नज़दीक की दूरी मारेगा खटाक से 25 सेंटीमीटर, आंसर ही हो जाएगा, लेकिन 200% यह गलती हो जाएगा। अब सामान्य नाभिक की दूरी होती क्या है? पहले तो नेत्र लेंस, नेत्र लेंस एवं नेत्र लेंस के बारे में पता होगा आपको। नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी होती है, रेटिना के बीच की दूरी होती है। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती कितनी है? तो बाबू ये होती है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मात्र 2 सेंटीमीटर रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी होती है। वही को उसी को कहते हैं हम लोग नाभिक की दूरी, नाभिक की दूरी। यह दूरी जो होती है 2 सेंटीमीटर होती है। ये 25 सेंटीमीटर एकोमोडेशन क्षमता है, माने सामंजस्य क्षमता है कि कम से कम कितना नज़दीक आएगा तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही वस्तु को हम देख पाएंगे। न्यूनतम दूरी है ये। न्यूनतम दूरी को नाभिक दूरी मत समझ लेना, नाभिक दूरी अलग है, न्यूनतम दूरी अलग है। नेक्स्ट आओ, अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल कब किया गया? ये शामिल किया गया 1954 में। ये अभी वर्तमान में ख़त्म कर दिया गया है। 35A, 370, ये सब जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से संबंधित है, इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आओ, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि की, कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि की 729 गुना हो जाएगी। अब देखो 3 का ये कितना गुना हो जाएगा? तो 3 का गुना हो जाएगा ये 6,
ऐसे कर लेना 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 3 3 का 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 243 3 729। तब पूछ रहा है कि ये कितने गुना हो जाएगा, तो 6 चौका 24, 24 वर्षों में यह 24 गुना यह हो जाएगी। इसको अगर बेसिक से बनाएंगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन बनेगा, ये आसान है। जो दिया है कितना गुना हो जाएगा, कितनी राशि कितने वर्षों में, तो 4 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते हो इसको, 4 वर्षों में 3 गुना, तो वाट वर्षों में 729 गुना। तो ये 729 गुना जो है ना, कितने वर्षों में हुआ, 3 के पावर 6 करेंगे 729 हो जाएगा। यही नो वर्ष जो हुआ, तो 24 आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। नेक्स्ट आओ, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। कपटी मित्र मतलब एक बात जान लो, आस्तीन का सांप होने का मतलब हुआ कपटी मित्र। मैंने साथे में है और सोच रहे हैं कि उलाट दें, साथे में है और सोच रहे हैं कि कुछ उल्टा पुल्टा करके इनकी कहानी बिगाड़ दें। बहुत सारे लोग हैं, आपके पड़ोसी में भी कुछ लोग होगा। आओ नेक्स्ट देखते हैं, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई। कब हुई, 1927 में हुई। अब देखो, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधुओं में समाविष्ट नहीं थी। सप्त सिंधुओं में कौन कौन नदियां थी, पहले एक बात जान लो। झेलम था, रावी था, चिनाब था, ब्यास था, सतलज था, सिंधु था, ये सभी नदियां थी, लेकिन इसमें साबरमती नहीं थी। साबरमती नहीं थी, बिल्कुल साबरमती नहीं थी। नेक्स्ट आओ, ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, देखो ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, जेरोथैलेमिया, रतौंधी, ये सब किसकी बीमारी है, आँख की बीमारी है। किसकी बीमारी है, आँख की बीमारी है। नेक्स्ट आओ, भारत में राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था, 1951 से 1956। सबसे सफल कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। सबसे सफल की बात करेंगे तो 8वीं। सबसे असफल की बात करेंगे, सबसे असफल की बात करेंगे तो तीसरी मैंने 3वीं। रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 से 35 को की गई। क्लियर। रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय का अधीन रहता है। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय था 1786 से 93 तक था, सॉरी 1793 से 1786 से 1793 तक था, 1793 तक था। अब देखो कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही अस्थाई बंदोबस्त 1793 लाया गया। ठीक है। सिविल सेवा के जनक रूप में इन्हें जाना जाता है। क्या, सिविल सेवा के जनक रूप में। और क्या, दरोगा सेवा के जनक रूप में, दरोगा के जनक के रूप में, दरोगा के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों निम्न में से क्या स्रावित करती है। अब देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है हार्मोन, और यही बाह्य स्रावी ग्रंथियां का बात जब आ जाए, बाह्य स्रावी ग्रंथियां यह क्या करेगी, एंजाइम बोले तो पाचक,
अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अमाशय में पाया जाता है। ये अमाशय में भोजन जब रहता है उसको पचाने के लिए HCl की आवश्यकता होती है। लार में भी एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन और एक पाया जाता है लाइसोजाइम। प्रोटीन जब टूटता है पेप्सिन में तब जाके इसका पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? अब देखो, इसमें मलेशिया है। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में। वर्तमान में कितना देश है इसमें? वर्तमान में 10 देश है। 10 देश है। अब देखो, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नेम पेन। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। कहाँ है बाबू? कैनबरा। अब भारत को जानिए रहे हैं, नई दिल्ली। नहीं जानते हैं भारत का तो मुश्किल बात है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। क्लियर? अब नेक्स्ट आओ। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? पंचायत सदस्य के अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? यह होता है ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके वही अयोग्यता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट आओ। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा जो अधिकारी होता है वह मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। अभी बताओ तो कैबिनेट सचिव कौन है भारत सरकार के? अभी बताओ भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तुरंत हमें कमेंट करो। नेक्स्ट आओ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो वह है 61.80। तब पुरुष साक्षरता दर कितना है? जब महिला इतना है तो पुरुष साक्षरता दर कितना है? पूरा साक्षरता दर कितना है? तो 61.04%। सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है? रोहतास। ठीक है। सबसे कम साक्षर जिला कौन है? सबसे कम पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। नेक्स्ट आओ। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? अब देखो, यशवंत सिन्हा समिति, ये तो होगा नहीं। मनमोहन सिंह समिति ना। राजा चलैया समिति, ये 1994 से 95 के समय गठित किया गया, जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। उसी की सिफारिश पर सेवा कर शुरुआत किया गया। नेक्स्ट आओ। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है, क्यों? अब देखो एक बात जानो, दोनों स्थितियों में किया गया कार्य समान है, लेकिन लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम है ना। गड़बड़ है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। ये बात सही है। आओ। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह कहाँ किया गया? नई दिल्ली कहाँ है? भारत में। नेक्स्ट आओ। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? अब देखो, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। बात तो सही लग रहा है ये भाई। ये हुआ कब था? 1919-20 में हुआ था। अब देखो, यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था ना। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। ये तो होबे नहीं करेगा। यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। नहीं जी, ये हो जाएगा। फर्मी मात्रक है। तो फर्मी जो मात्रक है आपका, ये मात्रक है लंबाई का। एक फर्मी बराबर क्या होता है? 1 फर्मी इक्वल टू व्हाट? एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। क्या होता है? 10 के पावर -15 मीटर। नेक्स्ट आओ। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर निम्नलिखित में से
किस बीमारी के भी वाहक होते हैं? यह किस बीमारी के वाहक होते हैं? हाथी पाँव, हाथी पाँव या फाइलेरिया। ये होता है क्यूलेक्स मच्छर से, क्यूलेक्स मच्छर से। अब मलेरिया जो फैलाता है वह मादा एनोफिलीज मच्छर, वह क्यूलेक्स का ही एक गुण होता है उसमें। डेंगू किस मच्छर से होता है भाई? एडिज इजिप्ट मच्छर से। पीला बुखार, मस्तिष्क ज्वर, ये भी बीमारी है। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा क्रम एक सही है? उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम कौन सा एक सही है? तो सबसे पहले देखो गंगा, गंगा के बाद समझ लेना कि महानदी, तब नर्मदा, तब गोदावरी। ना गड़बड़ लग रहा है? पहले गंगा, तब नर्मदा, तब महानदी, तब गोदावरी। डी आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, एक परमाणु में त्रिज्या r की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके अनुपातिक होती है? तो यह होता है E²/2r। इसको देख लेना एक बार। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? अब देखो इसमें ऑप्शन में नहीं है। पहला में था कि कृषि पर ध्यान देना, दूसरा में था कि उद्योग पर ध्यान देना, पांचवा में था गरीबी को कंट्रोल करना, गरीबी उन्मूलन। अब ये है मानव संसाधन विकास, ये हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1992 से 1997 तक। क्लियर? आप देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ड्यू टू रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू वाटर सप्लाई। इसका हो जाएगा स्कैंटी प्रोवाइड। क्या हो जाएगा? स्कैंटी प्रोवाइड, एडजेक्टिव है। आओ, निम्नलिखित में कौन से रासायनिक परिवर्तन है? अब देखो कौन सा रासायनिक परिवर्तन? पहले सबसे पहले जानो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। एक होता है भौतिक परिवर्तन। बाबू ये पदार्थ का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इसमें होता क्या है? नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है और अस्थायी रूप से अपना स्थिति बदल देता है। इसमें भौतिक परिवर्तन में होता है कि नया पदार्थ बनता है लेकिन अपने मूल अवस्था में फिर से आ जाता है। नया पदार्थ के बाद अपनी अवस्था में फिर से आ जाना या अपरिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन कहलाता। अब देखो इसमें कौन है? खाना पकाना। क्या खाना पका के या फिर से जो पका हुआ खाना है उसको फिर से पकने से पहले वाला प्रक्रिया में बना सकते हैं? नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। एक तो हो गया ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है भोजन का पाचन। अब एक बार बताओ, भोजन का पाचन अगर हो जाए छोटी आंत में और उसके बाद फिर चाहो कि निकाल कर फिर बाहर भोजन फेंक दें और फिर उसको उठा के ले ले, तो वह प्रक्रिया होगा? नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा भोजन का पाचन। अब देखो पानी का जमना, पानी का जमना यह भौतिक परिवर्तन है। फिर से जो जमा हुआ पानी है ना, फिर से उसे पानी बना सकते हैं। पानी को गर्म किया जाना, फिर से भाप को इवोपरेट करके उसे रोक कर फिर से हम पानी बना सकते हैं। ये दोनों जो हुआ 3 और 4, ये बाबू है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ये दो जो है ना, ये है रासायनिक परिवर्तन। देख लो, तो 1 और 2 मिला इसमें, 1 और 2 मिला और 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट आओ, मालाबार तट किसके बीच स्थित है? मालाबार तट किसके बीच स्थित है? अब देखो एक बात जान लो, गुजरात एवं गोवा के बीच तो नहीं है, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच तो नहीं है, ये नेल्लोर नहीं होगा, ये मैंगलोर होगा। मैंगलोर एवं कन्याकुमारी के बीच यह मालाबार तट स्थित है। मालाबार तट कहाँ है? केरल में है, केरल में है। एक सूचना है आपके लिए, यह सूचना है कि मालाबार तट पर ही पहली बार मानसून आता है, पहली बार मानसून आता है। कब आता है बाबू? 5 जून को। लेकिन आज है 25 मई, कल 24 मई को पहली बार मालाबार तट पर मानसून
अपने समय से पहले आ गया है, अपने समय से पहले आ गया मानसून। अब इससे स्पष्ट है या तो मानसून की गति तेज होगी तो वर्षा अत्यधिक होगा, और नहीं तो कम होगी तो वर्षा लेवल के हिसाब से होगा, उतना ही होगा। नेक्स्ट आओ, अब देखो निम्नलिखित को सुमिलित करना है। ये परमाणु शक्ति केंद्र है तारापुर। सबसे पहले जानेंगे तारापुर है कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है ना। अब देखो तारापुर महाराष्ट्र में है, तो एक वाला का मिल गया 4, एक का मिल गया 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक वाला 4 मिल गया तो ठीक है। अब देखो रावत भाटा शक्ति केंद्र कहाँ है? रावत भाटा, र से रावत भाटा, र से राजस्थान, र से रावत भाटा, र से राजस्थान, ठीक है। अब उसके बाद देखना काकड़ापड़ा परमाणु केंद्र कहाँ है? गुजरात, काकड़ापड़ा परियोजना भी है नर्मदा नदी पर। उसके बाद कैगा परमाणु केंद्र कहाँ है? कर्नाटक। आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? अब देखो लोक लेखा समिति, इसमें इसको कहा जाता है संसद के प्रहरी, इसको प्रहरी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? टोटल होता है 22, 7 को होता है इसमें राज्यसभा से, और 15 को जो होता है ना वह लोकसभा से होता है। अब देखो प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं, इसीलिए इसे संसद के सबसे बड़ी समिति कहा जाता है। नेक्स्ट आओ, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में? रोहतास, रोहतास में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट आओ, अब देखो ये मैथ है, ये जोड़ घटाव है, इसका जो सॉल्यूशन करिएगा ना, इसका जो सॉल्यूशन करिएगा ना तो 5.6 आएगा। ये जोड़ घटाव है, इसमें कोई बड़ा ये नहीं है कि इसमें टॉप है कि नहीं बनेगा, कटेगा नहीं, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये आसान है। ये जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव कर लेना। नेक्स्ट आओ, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66, मेरी मदर 66 किसने लिखी? यह है कमला दास। किसने? कमला दास है। रविंद्रनाथ टैगोर का भी बहुत सारा पुस्तक है, चंडालिका है, गोरा है, गीतांजलि है, हंगरी स्टोन है। ये सब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। प्रथम नोबेल इन्हीं को मिला 1913 में, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आओ, देखो हमीद, क्लीमेंट और गणेश की वेतन का अनुपात कितना है? 3:5 और 7 है। कौन कौन है? हमीद है, और कौन है? क्लीमेंट है, अंग्रेजी नाम है जी, और है ये गणेश है। अब देखो यदि गणेश को हमीद से इतना रुपया ज़्यादा मिलता है, कितना रुपया? 908 रुपया। अब देखो 908 रुपया ज़्यादा मिलता है, किसको मिलता है? गणेश से हमीद को। तो गणेश से हमीद कितना ज़्यादा है? 4x ज़्यादा है, या 4k मान लो, 4x ज़्यादा है। और यही कितना है? 908 रुपया। x का मान निकालिएगा तो कटेगा, 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 7 28। 227 रुपया किसका मान आ गया? x का मान आ गया, मतलब दोनों के बीच का मान। पूछ क्या रहा है? क्लीमेंट का मान कितना होगा? क्लीमेंट का मान कितना दिया है? 1 बराबर 227, तब 5 बराबर 227 गुणे 5, 7 5 35 का 5, हाथ में लगा 3, 5 दूना 10 और 3 13, और 5 दूना 10 और 1 11, 1135। राइट आंसर है 1135। नेक्स्ट आओ, आप देखो निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समाज का उदाहरण है? कर्मधारय समाज, पीताम्बर कर्मधारय समाज का उदाहरण है। नेक्स्ट आओ, अब देखो एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 45% की बढ़ोतरी होती है, तो क्रय मूल्य मान लो कितना? 100, इसमें 45% की बढ़ोतरी होती है। क्लियर? अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 45% की छूट प्राप्त होती है।
तो यानी कि 145 का 45% करिएगा तो आपको लगभग जितना आएगा, आपका जितना आएगा वह 79.75 आएगा। और उसको जब 100 से माइनस कीजिएगा तो यह हो जाएगा 20.25% की हानि। क्या हो जाएगा? 20.25% की हानि हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक अलग संकाय के रूप में मैक्रोइकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये कौन हो जाएंगे भाई? जॉन मेनार्ड कीन्स हो जाएंगे। करेंट है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है? लहसुन के तीक्ष्ण गंध का कारण सल्फर होता है। देखो एक बात जान लो, लहसुन, प्याज में जो एसिड आता है उसको सल्फेनिक अम्ल बोलते हैं। क्या? सल्फेनिक अम्ल कहा जाता है। यह सल्फेनिक अम्ल सल्फर का ही गुण होता है, इसीलिए सल्फर उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आओ, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। कोसी परियोजना बिहार की है। दामोदर परियोजना, दामोदर वैली परियोजना भारत की पहली नदी परियोजना है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की पहली नदी बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है। किस पर आधारित है ये? टेनेंसी वैली घाटी, अमेरिका के टेनेंसी वैली घाटी परियोजना यूएसए पर आधारित है। ठीक। नेक्स्ट आओ, आप देखो, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, वह सेनापति था जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है इसका समय और काल जो था 1296 से लेकर 1316 तक था। यह खिलजी वंश का राजा था। इसका अन्य नाम भी है अलाउद्दीन खिलजी का, जैसे जनता का चरवाहा, द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसे दी गई। 1296 से लेकर 1316 में इसका समय काल रहा। नेक्स्ट आओ, चूज द फ्रेज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज फैट एंड फ्लैबी बट ही सन इज। ये हो जाएगा लेन एंड थिन। क्या हो जाएगा? लेन एंड थिन। नेक्स्ट आओ, किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? अब देखो, गुजरात के दादा अब्दुल्लाह के एक समस्या था, एक केस था, उसी को लड़ने के लिए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, आए कब? 1915 में। इन्हीं के आने पर प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। ये स्वराज पार्टी बना था 1923 में। किसने बनाया था? एक तरफ थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे तरफ चित्तरंजन दास। ये दोनों आदमी मिलकर स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किए। यह कांग्रेस के विरुद्ध पार्टी थी। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द कहते हैं शुद्ध संस्कृत के शब्द को, तद्भव कहते हैं थोड़ा सा संस्कृत का शब्द है लेकिन थोड़ा सा उसमें देशीय शब्द ऐड हो गया है। अब देखो, ग्रीष्म
बच्चा, नासिका, लक्ष्मी, ये सब हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, लेकिन तद्भव जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण। नेक्स्ट आओ। सिंधु घाटी के लोग थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, गाय का मांस नहीं खाने वाले, शाकाहारी या मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी का समय कब से कब तक है? 2350 बीसी से 1750 बीसी। क्लियर? नेक्स्ट आओ। चुंबकीय कंपास की सुई क्या होती है? चुंबकीय कंपास की सुई क्या होती है? यह होती है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। यह हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर दिशा इंगित करते रहती है। नेक्स्ट आओ, अगला देखो। आय की असमानता किससे मापी जाती है? आय की असमानता मापने का जो नियम है वह गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा, किसके द्वारा? गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा आय की समानता मापी जाती है। अब देखो, जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जय विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था। कब? लैमार्क ने समझाया था। आइंस्टाइन E=mc² देने वाले वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन, न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के पिता कहा जाता है इन्हें, न्यूटन को। चार्ल्स डार्विन वंशवाद के सिद्धांत दिए, ये वंशवाद के सिद्धांत। इनकी एक पुस्तक थी नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट आओ, ये रहा आपका एक थोड़ा सा ट्विस्ट के रूप में ले लीजिए। अभी जस्ट इसके बाद आएंगे। हम लोग हैं डीएन एजुकेशन अड्डा के टीम से। इसमें एक कथन है कि आपको बता देता हूं कि इतनी तप्त गर्मी में हमारा चेहरा देख ही रहे होंगे, और ऐसा ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये तय मानना, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलती है। यह मिलेगी सफलता, मेरा प्रयास है, और आप मेरे साथ प्रयास करते रहिए। आओ देखते हैं 91 क्वेश्चन। ये भी है फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। इंडिपेंडेंस हैज ब्रॉट इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी बट वेयर मेरे लॉस, मेयर नहीं, यहाँ मेयर नहीं होगा, यहाँ वेयर होगा, वेयर लॉस वाज नॉट एनफ, वाज नॉट एनफ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गारंटेनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गारंटेनिंग हो जाएगा। अब आओ, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। नेक्स्ट है, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। एक बात जान लो, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। कब तक था? 1999 तक था। ये प्रश्न है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। 2002 तक नहीं था, 2001 में नहीं था, 2003 में नहीं था। दिमाग में मत रखना कि सर 2000 नहीं दिया था, क्वेश्चन का आंसर गलती है, ऑप्शन गलती है। अरे ऑप्शन गलती करने से पहले थोड़ा सोचिए पूछ क्या रहा है। अब आइएगा तो 15 नवंबर 2000 को इसे अलग कर दिया गया, एक स्टेट बना दिया गया, तब जाके यह झारखंड बना। क्लियर? झारखंड बना। अब नेक्स्ट आओ, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी कब से कब तक रहा? 56 से 61, इसको 1956 कर देना, 1956 से 1961। इसका उद्देश्य क्या था? उद्योग को स्थापित करना। क्या था? उद्योगों को बढ़ावा देना। देखो नेक्स्ट आओ, कमल का स्त्रीलिंग क्या है? कमलिनी। क्या है? कमलिनी है कि कमले है कि कमली है कि कमलिनी है? क्या है?
तो देखो एक बात जान लो, कमल का स्त्रीलिंग तो कमलिनी है, लेकिन ये कमलिनी होगा कि ये होगा? तो इसका जो सटीक आंसर जो होगा, इसका जो सटीक आंसर होगा वह हो जाएगा बाबू कमलिनी। क्या हो जाएगा? कमलिनी। इस तरह से जो लिखाएगा वो सही है, ऐसे कमलिनी लिखाएगा गड़बड़ है। नेक्स्ट आओ, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? 165 में है। महान न्यायवादी, इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 76 में है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, एक्स का मान ज्ञात करें। अब एक बात देख लो, एक्स में रूट 3 से 61 दिया तो ये 19 का होता है, भागा इसमें 19 से करेंगे तो 1 बचेगा, और रूट 400 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा? रूट 400 दिया है तो 20 हो जाएगा, तो 20 से 21 हो जाएगा, बराबर 1 गुणे x, तो 1x बराबर ये 21 हो जाएगा। क्लियर? 21 हो गया। नेक्स्ट आओ, एड्स किसके कारण होता है भाई? एड्स की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये विषाणु कारण होता है। किसे प्रभावित करता है ये? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। क्लियर? यानी कि WBC को नष्ट कर देता है। क्लियर? आओ नेक्स्ट हम देखते हैं, एम्फीबिया क्या बताता है? तो एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को, जैसे मेढक जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। नेक्स्ट आओ, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? अब देखो, लाल रंग जो दिखाई देता है, लाल रंग वह होता है स्ट्रांसियम। हरा रंग जो दिखाई देता है वह होता है बेरियम। कौन होता है? बेरियम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? स्ट्रांसियम हो जाएगा। ये रहा आज का आपका सेट का डिस्कशन। प्रिय छात्रों, आपसे अनुरोध ये है कि यदि आपको किसी प्रकार की डाउट हो या क्वेश्चन में संशय हो तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9199 47 98 24 98 017 27 443। आपका डाउट, आपका कन्फ्यूजन प्रयास रहेगा मेरा कि दूर करें। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। थैंक यू।